हेलो एस्पिरेंट्स। आज की इस मास्टर क्लास में हम एक ऐसी अदृश्य ताकत को डिकोड करने वाले हैं जो एक तरफ हमारे सूरज को रोशनी और ऊर्जा देती है, तो दूसरी तरफ इसने चेरनोबिल जैसी भयानक घटना को भी अंजाम दिया था। क्लास 11, 12, पीजीटी फिजिक्स या बीपीएससी टीआरई 4.0, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एक्सप्लेनर आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सीधे में टॉपिक पर आते हैं और न्यूक्लियर रेडिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप इस हाई स्टेक्स मिस्ट्री के बारे में सोचिए। वो कौन सी इनविजिबल फोर्स यानी अदृश्य ताकत है जिसमें पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता तो है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो भयंकर तबाही मचा सकती है। एग्जैक्टली, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रेडिएशन की। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज का हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर कट है। हम कवर करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बेसिक्स, रेडिएशंस के प्रकार, हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज, न्यूक्लियर डिजास्टर्स और मेडिकल साइंस में इसके लाइफ सेविंग उपयोग। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, रेडियो एक्टिविटी, बेसिक्स और उसकी डिस्कवरी। एटॉमिक फिजिक्स का बेस समझिए यहीं से बनता है। एग्जाम्स में ये टाइमलाइन बार बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 1895 में विलियम रॉन्टन ने एक्सरेज की खोज की। ठीक एक साल बाद 1896 में हेनरी बेकरेल ने एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कर ली। और फिर 1898 में मरी और पियर क्यूरी ने मिलकर पोलोनियम और रेडियम खोज निकाला। कमाल की डिस्कवरीज थी ये सब। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। आखिर ये रेडियो एक्टिविटी है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस यानी एक अस्थिर नाभिक खुद को स्टेबल बनाने के चक्कर में स्पॉन्टेनियस तरीके से एनर्जेटिक पार्टिकल्स या रेज बाहर निकालता है। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर रखना, ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, कोई एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नहीं। और सबसे मजेदार बात, आप चाहे कितना भी टेम्परेचर या प्रेशर बदल लीजिए, आप इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टाइप्स ऑफ रेडिएशन। यहां हम अल्फा, बीटा और गामा एमिशंस को समझेंगे। इस इंफॉर्मेशन को तो आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों रेडिएशंस के बीच का अंतर समझते हैं। अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम न्यूक्लियस होता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा होता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर यानी भेदने की क्षमता सबसे कम होती है। इसे तो एक साधारण कागज का टुकड़ा भी रोक सकता है। दूसरी तरफ आते हैं बीटा पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी भेदन क्षमता अल्फा से थोड़ी ज्यादा होती है। इनको रोकने के लिए एल्यूमिनियम शीट की जरूरत पड़ती है। लेकिन गैमा रेज ये हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। इनका अपना कोई मास नहीं होता, इसीलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इन्हें रोकने के लिए लेड या कंक्रीट की बहुत मोटी दीवार चाहिए होती है। मास और पेनिट्रेशन का ये इनवर्स रिलेशनशिप ना एग्जाम सेट करने वालों का एब्सोल्यूट फेवरेट सवाल है। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, हाफ लाइफ और उसके फॉर्मूले। अगर आपको पीजीटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्रैक करने हैं तो समझ लीजिए ये आपका ब्रह्मास्त्र है। तो हाफ लाइफ, जिसे हम टी हाफ से दर्शाते हैं, ये आखिर है क्या? ये वो एग्जैक्ट टाइम है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व के आधे एटम्स डिके हो जाते हैं। यहां एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। रेडियो एक्टिव डिके एक कंप्लीटली रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस है। हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि कोई एक अकेला एटम आखिर कब डिके होगा, लेकिन हां, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को यूज करके हम ये गारंटी से बता सकते हैं कि पूरी आबादी की आधी संख्या कितने समय में डिके हो जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से समझिए। Nt = N0 e⁻ λT। यहां N0 वो शुरुआती एटम्स की संख्या है और जो लैम्डा है वो हमारा डीके कांस्टेंट है। हर एलिमेंट का अपना एक बिल्कुल फिक्स डीके कांस्टेंट होता है और यही तय करता है कि वो एलिमेंट कितनी तेजी से डीके होगा। ये इक्वेशन रेडियो एक्टिव डीके काइनेटिक्स की बिल्कुल जान है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, न्यूक्लियर एनर्जी और डिजास्टर्स। अब इस थ्योरी को थोड़ा रियल वर्ल्ड और एनवायरनमेंट के असर से जोड़कर देखते हैं। इस यूरेनियम 235 के फिशन चेन रिएक्शन को बिल्कुल बेसिक से समझिए। जैसे ही एक स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस से जाके टकराता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और 2 छोटे हिस्सों में टूट जाता है, जिन्हें हम फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बेहिसाब ऊर्जा निकलती है और इसके साथ ही 2 से 3 नए न्यूट्रॉन्स भी बाहर आते हैं। अब ये नए न्यूट्रॉन्स आगे जाकर और यूरेनियम एटम्स को तोड़ते हैं और इस तरह से एक एंडलेस चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है।
अब जरा सोचिए, अगर ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड रहे तो ये एक बॉम्ब बन जाती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इसको बहुत स्मार्टली यूज करते हैं। वहां कैडमियम जैसी कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये रॉड्स इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि रिएक्शन किसी भी तरह लिमिट से बाहर ना जाए। साथ ही फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए हैवी वाटर या नॉर्मल वाटर यूज होता है, जिसे मॉडरेटर कहते हैं। फिर इसी कंट्रोल हीट से पानी की भाप बनती है और टरबाइन घूमकर हमारे लिए बिजली पैदा करता है। लेकिन क्या होता है जब ये सेफ्टी सिस्टम्स किसी वजह से फेल हो जाते हैं? नतीजा बहुत गंभीर होता है। 1986 का चेरनोबिल डिजास्टर और 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। फुकुशिमा में सुनामी आने की वजह से कूलिंग सिस्टम्स फेल हो गए, जिससे रिएक्टर का मेल्टडाउन हो गया। इन दोनों ही घटनाओं में पर्यावरण में भारी मात्रा में रेडियो सीजियम, खास करके सीजियम 137 फैल गया था। और पता है, सीजियम 137 की हाफ लाइफ लगभग 30.2 साल होती है। मतलब इसका असर दशकों तक वहां की जमीन और पानी में बना रहता है। ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और बहुत बड़ी चिंता का विषय है न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाना। पूरी दुनिया का 90% न्यूक्लियर वेस्ट लो लेवल वेस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसमें लाइटली कंटैमिनेटेड आइटम्स होते हैं। 7% हिस्सा इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है और केवल 3% हाई लेवल वेस्ट होता है। पर धोखा मत खाइएगा, ये सिर्फ 3% हाई लेवल वेस्ट ही असल में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें स्पेंट फ्यूल शामिल होता है, जिसे हजारों सालों तक सेफ तरीके से स्टोर करके रखना हमारे सामने एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल चैलेंज है। चलिए अब आते हैं अपने सेक्शन 5 पर, मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का वो लाइफ सेविंग चेहरा है जो इंसान की भलाई के काम आता है। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का पैटर्न सामने आता है। रेडिएशन आपको नुकसान करेगा या आपके लिए फायदेमंद होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मात्रा यानी डोज पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 मिलीसीवर्ट की डोज तुरंत जान ले सकती है। 1,000 मिलीसीवर्ट पर बॉडी पर बर्न्स दिखने लगते हैं। लेकिन वहीं देखिए, एक पेट स्कैन में पेशेंट को केवल 22.7 मिलीसीवर्ट और एक सिंपल चेस्ट एक्सरे में तो मात्र 0.1 मिलीसीवर्ट की डोज दी जाती है। इन सेफली कंट्रोल्ड माइक्रोडोसेस का इस्तेमाल हम ह्यूमन बॉडी के अंदर की जानकारी निकालने के लिए करते हैं, और वो भी बिना किसी नुकसान के। है ना साइंस का चमत्कार। और रेडिएशन का इस्तेमाल सिर्फ बीमारी ढूंढने में नहीं, बल्कि इलाज करने में भी होता है। एक तरफ होती है एमिशन इमेजिंग, जैसे कि पेट स्कैन। इसमें पेशेंट की बॉडी के अंदर एक बहुत छोटा सा रेडियो ट्रेसर डाला जाता है, जो अंदर से रेडिएशन इमिट करता है और कैंसर जैसी बीमारियों को डिटेक्ट करता है। और दूसरी तरफ एक्सटर्नल बीम थेरेपी के लिए लाइनैक मशीन का यूज होता है। ये मशीन बाहर से टारगेटेड हाई एनर्जी एक्सरेज या रेडिएशन बीम्स को सीधे ट्यूमर पर हिट करती है और उन कैंसर सेल्स को नष्ट कर देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आसपास के हेल्दी टिश्यूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो चलिए, अब वक्त आ गया है अपने दिमाग की कड़ियों को जोड़ने का। जो कुछ भी आज हमने इस एक्सप्लेनर में सीखा है, उसे एक अल्टीमेट रैपिड फायर टेस्ट के जरिए दिमाग में परमानेंटली लॉक कर लेते हैं। रेडी हैं सभी? ये रहा पहला सवाल। 1896 में एक्सीडेंटली न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, टाइमलाइन याद कीजिए जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। बिल्कुल सही। सही जवाब है हेनरी बेकरेल। अगर आपके दिमाग में ये जवाब तुरंत क्लिक कर गया था, तो मान लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल टॉप क्लास चल रही है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, और ये सच में बहुत क्रूशियल है। वो कौन सा रेडियो एक्टिव एमिशन है जो दरअसल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं? हिंट देता हूं, इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। सोचिए सोचिए। और इसका करेक्ट आंसर है अल्फा पार्टिकल। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसको पेपर का एक साधारण टुकड़ा भी रोक सकता है। जिस तरह एक एटम के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बेहिसाब ऊर्जा छिपी होती है ना, ठीक उसी तरह आप जैसे हर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का असीम पोटेंशियल होता है। बस उस ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करने की जरूरत होती है। इस टॉपिक को मास्टर कीजिए और अपने एग्जाम्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ दीजिए। ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज के सेशन से वैल्यू मिली हो तो SR_Academy 2.0 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जबरदस्त कंसेप्चुअल एक्सप्लेनर्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।